चैप्टर नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन इनमें से हमेशा पूछा जाता है और एमसीक्यू टाइप में 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। चलिए जानते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। संगठन के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्य में व्यापक होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान तथा शांति व सुरक्षा स्थापित करने व विभिन्न देशों के मध्य सौहार्द वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करते हैं, युद्ध की रोकथाम में सहायता करते हैं, विश्व के आर्थिक विकास में सहायता, प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटने में मदद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व स्तर पर फैला हुआ है। अब जानते हैं इसके बारे में। ध्यान रखना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध रोकने के लिए बनी संस्था राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन के असफल होने के बाद 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए पुनः एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। अतः 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई, जिसे इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य थे। भारत भी इसके संस्थापक सदस्य में से शामिल था। मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई और 193वां जो सदस्य देश था वो आखिरी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का संरचना कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? तो ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ एक सचिवालय है, एक महासभा लगता है, न्यायिकता परिषद है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यहाँ पर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, सुरक्षा परिषद भी इसी में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग और उसके कार्य, कि कौन कौन से अंग हैं और उसके कार्य कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले जो अंग है सुरक्षा परिषद, इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं 2 साल के लिए। 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। इसका उद्देश्य है शांति सुरक्षा कायम करना और सैन्य कार्यवाही करना। महासभा 193 सदस्य हैं इसमें। न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। इसमें सदस्य प्रवेश व निलंबन एवं बजट पारित करना इसका कार्य है। स्टीशिप काउंसलिंग, महासभा द्वारा चयनित सदस्य जाते हैं इसमें, ये भी न्यूयॉर्क में है। विशेष क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक उन्नति 1994 में पलाव के स्वतंत्र होने पर स्थापित किया गया था। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और ये हेग में है। देशों के पारस्परिक विवाद, आपसी झगड़े, क्षेत्रीय व सीमा विवाद पर यहाँ पर बात किया जाता है एवं सुलझाया जाता है। सचिवालय, यहाँ पर महासचिव एवं अन्य कर्मचारी बैठते हैं। न्यूयॉर्क है इसका मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के नित्य कार्यों का संचालन यहीं से किया जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, 54 सदस्य हैं इसके, न्यूयॉर्क में है। आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य पर विचार कर महासभा को रिपोर्ट भेजा जाता है। बात करते हैं शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। इसका सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है। इसमें कुल 15 सदस्य हैं। इसमें से 5 स्थायी सदस्य, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है और इन्हें ही वीटो पावर कंट्री भी कहा जाता है। शीत युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके ढांचे एवं कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में सुधार की मांग जोर पड़ने लगी है। सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त गरीबी, भुखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मामले एवं मानवाधिकार आदि मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को और अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया गया है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होता है। वर्तमान महासचिव का नाम एंटोनियो गुटरेस है, जो पुर्तगाल के हैं। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में अपना योगदान देता है, चाहे वह शांति सुरक्षा का विषय हो या निशस्त्रीकरण, दक्षिण कोरिया संकट, स्वेज नहर का मामला या इराक कुवैत पर आक्रमण। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों की रक्षा, उपनिवेशवाद व रंगभेद का विरोध तथा शैक्षणिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भारत की भूमिका बनी रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी
के प्रमुख आधार भारत किस तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पा सकता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, इसके साथ साथ लोकतंत्र का स्थायी होना और मानव अधिकारों का सम्मान करना, तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित योगदान और शांति स्थापित करने में भारत का योगदान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और इसके विस्तार की आवश्यकता क्यों है। सुरक्षा परिषद का गठन 1945 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव है। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। भारत ने जनवरी 2021 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 8वीं बार अपना कार्यकाल पूरा किया। मौजूदा स्थायी सदस्यों के प्रत्येक के पास सुरक्षा परिषद के निर्णयों पर वीटो का अधिकार है। सुरक्षा परिषद का एकमात्र सुधार 1965 में हुआ था बस, तब इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी। सुरक्षा परिषद की सुधार की आवश्यकता क्यों है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकार हुआ। यह प्रस्ताव था सुरक्षा परिषद के विस्तार और सुधार की आवश्यकता को भी दर्शाता है। इसके अनुसार सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकता की नुमाइंदगी नहीं कर रही थी। इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप दे होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। इन मांगों के फलस्वरूप 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के उस समय के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू कराई कि सुधार कैसे कराए जाएं। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए निम्नलिखित मानदंड सुझाए गए कि किन किन चीज़ों को होने पर किसी देश को स्थायी सदस्यता या अस्थायी सदस्यता मिल सकती है। तो सबसे पहली बात, आबादी की दृष्टि से बड़ा राष्ट्र होना, स्थिर लोकतंत्र और मानव अधिकारों के प्रति निष्ठ, उभरती हुई आर्थिक ताकत, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान, शांति बहाली में योगदान, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करता हो, ऐसा देश जो भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। भारत इन सभी शर्तों को पूरा करता है। सभी विकसित व विकासशील देश सुरक्षा परिषद में सुरक्षा का समर्थन करते हैं और इसके स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना चाहते हैं। परंतु विकसित देशों का मानना है कि विकासशील देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अपना अंशदान अधिक करें और नए स्थायी सदस्य को वीटो का अधिकार देने पर उसकी सहमति नहीं है, जबकि विकासशील देश स्थायी सदस्य के साथ ही वीटो के अधिकार की भी मांग करते हैं। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक भारत ने 8वीं बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांत, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या उद्देश्य है, इसके सिद्धांत क्या क्या हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ाए रखना, राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना, आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मान पूर्वक लागू करना, राष्ट्र की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय, शांति संस्थापक आयोग का गठन, मानव अधिकार परिषद की स्थापना, सशस्त्र विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति, एक लोकतंत्र कोष का गठन, आतंकवाद के सभी रूपों की भर्तृता। एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन कौन सी एजेंसियां हैं, तो ध्यान से सुनना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF भी कहा जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो उन वित्तीय संस्थानों व विनियमों को बनाता है जो वैश्विक स्तर पर कार्य करते हैं। इसमें 189 सदस्य देश हैं, लेकिन सभी को बराबरी का अधिकार नहीं है। G7 के सदस्य देशों US, जापान, फ्रांस, UK, इटली और कनाडा के पास 41.29% वोट हैं। चीन, भारत, रूस, ब्राजील और सऊदी अरब भी इसके प्रमुख सदस्य में से एक हैं। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ, 1944 में ही हुआ था। इसकी गतिविधि विकासशील देशों पर केंद्रित है। यह प्रदूषण में कमी के रूप में मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सिंचाई, सरकारी सेवाएं, पर्यावरण संरक्षण जैसे ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, शहरी उत्थान, बिजली और शासन,
भ्रष्टाचार विरोधी कानून, संस्थाओं का विकास। यह सदस्य देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। इस प्रकार यह विकासशील देशों की आर्थिक नीतियों पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व व्यापार के लिए नियम निर्धारण करता है। इस संगठन की स्थापना ट्रेड एंड टैरिफ पर जर्नल एग्रीमेंट के अधिकारियों के रूप में की गई थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया। इसमें 164 सदस्य हैं। सभी निर्णय मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्वारा किया जाता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसे प्रमुख आर्थिक शक्तियों ने अपने हितों को आगे और विश्व व्यापार के नियमों को बनाने के लिए इसका उपयोग करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसी में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है जिसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अक्टूबर 1919 में की गई थी। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को प्रोन्नत करने तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना है। इसके अतिरिक्त महिलाओं तथा पुरुष श्रमिकों का उत्पादन कार्य में संलग्न करने के लिए प्रोत्साहन तथा कार्यस्थल पर उसके लिए सुरक्षा, समता तथा स्वाभिमान की स्थिति बनाना भी इसी संगठन के कार्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। यह मुख्य कार्य अमेरिकी राष्ट्रपति आइजवार के प्रस्ताव शांति के लिए परमाणु को लागू करना है। यह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है और सैन्य उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग को रोकने के लिए कार्य करता है। ध्यान रखना, गैर सरकारी संगठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। गैर सरकारी संगठन मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्नेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में सभी मानव अधिकारों के लिए सम्मान को बढ़ावा देता है। यह मानता है कि मानवाधिकार न्याय, उन्नति और अविभाज्य है। यह मानव अधिकारों पर रिपोर्ट तैयार करता है और प्रकाशित भी करता है। ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट वॉच एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकार के अनुसंधान और वकालत में शामिल है। यह अमेरिका में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। यह मानवाधिकारों के हनन की ओर वैश्विक मीडिया का ध्यान आकर्षित करता है। इसने बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध लगाने वाले अभियानों, बाल सैनिकों के उपयोग को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय न्याय की स्थापना जैसे कार्यों में मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निहितार्थ और भविष्य। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां अवश्य है, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उपरोक्त वर्णित सभी आर्थिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों ने पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाता है, जिससे इन संस्थाओं का उत्तरदायित्व बढ़ता है। बढ़ते वैश्विक परिवेश हमें संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे। तो ये तो रहा चौथा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।